स्टोरीज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही बड़ी कला जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को और भी इफेक्टिव बना देता है। A normal storyteller tells, whereas a pro storyteller shows the story. बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम इसका बोझ नहीं उठा सकते। सबसे पहले हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि स्टोरी क्या होती है, कहानी किसे कहते हैं। What is story? स्टोरी को हम लोग नैरेटिव या फिर टेल भी बोल सकते हैं। कहानी क्या है? What is story? कहानी किसे कहते हैं? तो सिंपल आपको लोगों को बताना है कि इट्स अ सीक्वेंस ऑफ पास्ट इवेंट। क्या बोलेंगे? सीक्वेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स। स्टोरी इज द सीक्वेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स। स्टोरी सीक्वेंस ऑफ पास्ट इवेंट होती है, यानी कि पास्ट इवेंट्स की एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। पास्ट इवेंट्स का मतलब पिछली घटनाएं, हमारे साथ जो जो हुआ है, अगर हम उसको एक क्रम में बता दें तो वो कहानी बन जाती है। जैसे आपके साथ आज सुबह क्या क्या हुआ, अगर आप उसको एक क्रम में बता दो तो वो कहानी बन जाती है। आपके साथ 10 दिन पहले क्या हुआ था, अगर आप उसको एक क्रम में बताओगे तो कहानी बन जाएगी। तो कहानी की डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। आपको बोलना है स्टोरी इज़ द सीक्वेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स। कहानी क्या होती है? पिछली घटनाओं का एक क्रम है। ठीक है, अब बात की जाए कि टाइप्स ऑफ स्टोरीज की। देयर आर स्पेशली 2 काइंड्स ऑफ स्टोरीज। 2 तरीके की स्टोरी होती है। पहले को बोलते हैं फिक्शन स्टोरीज और दूसरे को बोलते हैं नॉन फिक्शन स्टोरीज। नॉन फिक्शन स्टोरीज। फिक्शन स्टोरीज का मतलब हो गया इमेजिनरी स्टोरीज, यानी कि सारी की सारी स्टोरीज जो कि इमेजिनेशन पर बेस्ड है, कल्पनाओं पे बेस्ड है। दीज आर नॉट ट्रू, ये सच्ची घटनाएं नहीं होती हैं। दीज आर द इमेजिनरी इवेंट्स। ये इमेजिनरी इवेंट्स है, पूरी तरीके से इमेजिनेशन पर आधारित है। जैसे कि फेबल्स, ऐसी कहानियाँ जिसके अंदर जानवर बोलते हों, पेड़ पौधे बोलते हों, ठीक है, घास फूस बोलते हों, तो ऐसी कहानी को फेबल बोलते हैं। ऐसी ही कुछ काल्पनिक कहानियाँ होती है जिसे पैराबल भी बोला जाता है। पैराबल मतलब होती है ऐसी कहानियाँ जिसके अंदर हम लोग काल्पनिक इंसान बना देते हैं। जैसे एक बार 2 भाई थे, एक बार एक राजा था, एक बार 7 रानियाँ थी, एक बार एक रानी थी। कुछ भी ऐसे कहानियाँ आ जाती है जिसके अंदर इंसान होते हैं, कल्पनाओं के इंसान। और कुछ ऐसी कहानियाँ होती है जो कि पूरी तरीके से फिक्शन होती है, जैसे फेरी टेल्स, राइट। परियों की कहानी बचपन में हमारी मम्मी बहुत सुनाती थी। हमेशा ना एक फेरी की कहानी नहीं सुनाती, तो हमेशा कहती थी बेटा एक बार 7 रानियाँ थी, एक बार 7 परियाँ थी, ठीक है, 7 परी की कहानी सुनाई करती थी हमारी मम्मी, ठीक है। तो फेरी टेल बोलते हैं उसको। ये सब कैसी स्टोरी है गाइज? ये सब फिक्शन स्टोरीज हैं। जैसे कि कुछ नॉवल भी होता है। नॉवल मतलब कुछ उपन्यास जो कि ऐसे ही फिक्शन होते हैं, कल्पनाओं में बनाए जाते हैं। जैसे कि पूस की रात आपने सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक फिक्शन नॉवल है पूस की रात। उसके अंदर कुत्ता भी बोल रहा होता है, उसके अंदर इंसान होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, सब फिक्शन स्टोरी बोलते हैं। वहीं पर हमारे पास है नॉन फिक्शन स्टोरीज। नॉन फिक्शन स्टोरीज का मतलब होता है द स्टोरीज विच आर रियल बेस्ड स्टोरीज, ठीक है, रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज, जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ होती हैं। जैसे कि आप ले सकते हो एग्जाम्पल बायोग्राफीज़ का। बायोग्राफी जैसे आपने एक मूवी देखी होगी MS धोनी, ठीक है, गांधी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। ऐसी कहानियाँ जो कि रियल बेस्ड होती हैं, रियल लाइफ बेस्ड होती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन फिक्शन स्टोरीज। जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री देख रखी होगी, डॉक्यूमेंट्री, ये भी क्या होती हैं? रियल स्टोरीज होती हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। ये तो बेसिक तरीके होते हैं ना कि आपको स्टोरी के टाइप समझने का। पहला तो फिक्शन स्टोरीज, दूसरे नॉन फिक्शन स्टोरीज। और उसके बाद अगर पढ़ोगे काइंड्स ऑफ स्टोरीज के अंदर तो बहुत तरीके की स्टोरीज नजर आ जाएंगी आपको, ठीक है। यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टोरीज, बट यही 2 तरीके के जो टाइप्स होते हैं बहुत ही पॉपुलर हैं। और भी अगर मैं आपको बता दूं कि एक स्टोरी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एपिक स्टोरी, ठीक है, एपिक स्टोरी। एपिक का मतलब हो गया लार्ज स्टोरीज और लॉन्ग स्टोरीज, जो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं उसको हम बोलते हैं एपिक स्टोरी। जैसे कि रामायण, महाभारत, ठीक है, ये सब ऐसी कहानियां हैं जो कि बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को कवर करती हैं। और अगर इन्हीं स्टोरीज के अगर छोटे छोटे पार्ट निकाल दें हम तो उसको बोलते हैं एनेक्डोट्स, ठीक है, एनेक्डोट्स। जैसे रामायण से अगर हम छोटा सा पार्ट निकालें, लंका दहन, ठीक है, लंका दहन छोटा सा पार्ट है, उसमें से निकल आया। सीता हरण, तो ये छोटे छोटे पार्ट जो निकल के आएंगे वो सब एनेक्डोट्स कहलाते हैं। और एपिक स्टोरी मतलब होता है लॉन्ग स्टोरी, बहुत बड़ी कहानी।
excuse me, don't skip this part of the video, because in this part of the video I'm going to tell you the elements of story. स्टोरी के एलिमेंट्स को मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी के एलिमेंट्स को जानने के बाद ही आप एक इफेक्टिव स्टोरी टेलर बन सकते हो। अगर आपने ये पार्ट मिस कर दिया तो समझ जाओ कि आप स्टोरी टेलिंग स्किल को भी मिस कर जाओगे, क्योंकि एलिमेंट्स को जानने के बाद ही आप उन एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हो अपने स्टेज पर व्हेन यू आर रिसाइटिंग अ स्टोरी, जब एक स्टोरी रिसाइट कर रहे होंगे। सो लेट मी टेल यू द एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी। किसी भी स्टोरी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स का हमें इस्तेमाल करना है। द एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, एक कहानी के कुछ तत्व हैं। स्पेशली देयर आर 5 एलिमेंट्स Let me tell you one by one here. T for the theme. Theme. This is the first element of a story. Theme. Theme means the purpose of the story. What is the purpose of the story? What is the moral of the story? Why is this for? ये क्यों है? जैसे कुछ स्टोरी का पर्पज होता है अवेयरनेस को दिखाना, कुछ स्टोरी का पर्पज होता है एंटरटेनमेंट करना, कुछ स्टोरी का पर्पज होता है मोटिवेट करना, कुछ स्टोरी का पर्पज होता है एजुकेट करना। तो ये आपका थीम है। एंड सेकंड वन इज सेटिंग। सेटिंग मीन्स द एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब हो गया बाहरी जो सर्कमटेंसेज है, ठीक है, सर्कमटेंसेस, यू कैन कॉल दिस सर्कमटेंसेस। सर्कमटेंसेस मतलब परिस्थितियाँ। हम कहानी में बाहरी जो फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उसको बताते हैं ताकि जो हमारे ऑडियंस है, लिसनर्स हैं, उसके माइंड मेकअप हो सके, ठीक है, माइंड एक मूड बन सके, मूड इस्टेब्लिशमेंट हो सके। जैसे कि मैंने बोला कि एक जंगल था, बहुत ही घना जंगल था, सुनसान था, बहुत ही अंधेरा था। अब आप लोग के अंदर एक ना मूड मेकअप हो रहा कि स्टोरी किस बारे में है। मैंने कहा कि एक राजमहल था, बहुत से लोग थे वहाँ पर, एक राजा था, सिंहासन पर विराजमान था। अब आप वो इमेजिनेशन के अंदर लेकर आ रहे हो, आपका मूड मेकअप हो रहा है, एक माइंड के अंदर वो पिक्चर्स जनरेट हो रहे हैं। तो सेटिंग जो होता है ना, ये मूड मेकअप में हमारे बहुत मदद करता है, ये मूड इस्टेब्लिशमेंट में मदद करता है, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर होता है ये, एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, जैसे आपने कहा कि एक बार एक स्कूल था, स्कूल तुरंत समझ जाएंगे अच्छा स्कूल था, वो बिल्डिंग इमेजिनेशन में आ जाएगी हमारे, ठीक है। एक बार एक टूटा हुआ रोड था, उस रोड पर काफ़ी लोग चल रहे थे पैदल और कुछ लोग बाइक से जा रहे थे, और एक बूढ़ा इंसान था उसी रोड पर जा रहा था। एक गड्ढा था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, अचानक से उस बूढ़े का पैर उस गड्ढे में चला जाता है और बुढ़ा वहीं पर गिर जाता है। उसके सर में चोट आ जाती है और उसके सर से बहुत खून बहने लग जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब आपका मूड मेकअप हो रहा है, ये कहानी एक टूटे हुए रोड की है, राइट। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर गेटिंग इट। सेटिंग का मतलब हो गया सर्कमस्टेंसेस या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो बाहरी वातावरण है, एक एटमॉस्फेयर है जिसको हम बताते हैं स्टोरी के अंदर, ठीक है। एंड सी स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर्स, ठीक है। स्टोरी में हमारे बहुत से कैरेक्टर्स हुआ करते हैं, ठीक है। जैसे स्पेशली 2 तरीके के कैरेक्टर होते हैं, मैं आपको बता दूं तो एक होता है प्रोटैगनिस्ट और एक होते हैं एंटागनिस्ट, ठीक है, एंटागनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मतलब जो हीरो होते हैं, मतलब जो अच्छाई का काम करते हैं, मेन, उसको हम प्रोटैगनिस्ट बोलेंगे। जो हमारे विलन होते हैं उनको हम लोग एंटागनिस्ट बोलते हैं, ठीक। और बाकी जो भी कैरेक्टर्स बचते हैं उसके अंदर, जो विलन और हीरो को छोड़कर होते हैं, उसको स्टॉक कैरेक्टर्स बोलते हैं, स्टॉक कैरेक्टर्स। अगर ये सब पता रहेगा ना मेरे दोस्त, तो आप लोग बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर बनने वाले हो, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता हो रही कि ये सेटिंग कैसे होती है, सेटिंग को हम कैसे बता सकते हैं, अभी लास्ट में बात करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, बट अभी के लिए आप ये सारी चीज़ें समझ लो। एंड P स्टैंड्स फॉर द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। प्लॉट का मतलब हो गया द सीरीज ऑफ इवेंट्स का सीरीज, मतलब कौन कौन से इवेंट हुए हैं, कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, उसको हम प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। जैसे प्लॉट की बात करी जाएगा डिटेल के अंदर, तो प्लॉट भी 2 तरीके का हुआ करता है, इसको हम स्टोरी लाइन भी बोलते हैं, बाय द वे, स्टोरी लाइन, और यू कैन कॉल दिस स्टोरी लाइन, या फिर इसे हम स्टोरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, स्टोरी स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टोरी लाइन या फिर स्टोरी स्ट्रक्चर।
स्टोरी का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, कब कब हुई हैं, इसको बोलते हैं प्लॉट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि प्लॉट भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है हमारा लिनियर, एक होता है नॉन लिनियर। ठीक है, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? अगर विजिबल नहीं होगा तो डोंट वरी, वो टेक्स्ट आ जाएगा। नॉन लिनियर, लिनियर का मतलब हो गया भाई जो जिस क्रम में हुआ है उसी क्रम में स्टोरी पूरी रहेगी। जैसे पहले एक लड़की आई, लड़के को थप्पड़ मारी, अब ये कहानी शुरू से नहीं है, क्यों आई क्यों मारी, उसके पहले की कहानी बताओगे। लड़का गया, लड़की को प्रपोज कर दिया अचानक से सबके सामने, और लड़की गुस्से में उसको एक थप्पड़ मार दी। यानी कि सबसे पहले लड़का गया, उसको प्रपोज किया, फिर लड़की ने थप्पड़ मारा। ये एग्जैक्ट इवेंट्स हैं। जो एग्जैक्ट इवेंट होते हैं उसे लीनियर बोलते हैं। मतलब 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, कुछ ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, मतलब पहली घटना, फिर दूसरी घटना, फिर तीसरी घटना, फिर चौथी घटना, हर एक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। और हम लोग हमेशा सवाल करते रहेंगे, एंड देन व्हाट हैपेंड, देन व्हाट हैपेंड। ठीक है, सो मतलब ऐसे सवाल बनते जाएंगे। प्लॉट का मतलब यही है, एक ऐसे सीरीज समझ जाओ। ऐसे पहले ये घटना हुई, फिर ये वाली घटना हुई, फिर ये वाली घटना हुई, मतलब पहले 1 2 3 कुछ ऐसे घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, और हर एक घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मतलब ये घटना हुई तभी ये वाली घटना हुई है, और ये घटना हुई है तभी ये वाली घटना हुई है, मतलब एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। अंडरस्टूड? तो ये घटनाओं को हम बोलते हैं प्लॉट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो दो तरीके का, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर में क्या होता है कि कभी भी कोई घटना पहले आ जाएगी। जैसे साउथ इंडियन मूवी में क्या होता है, सबसे पहले ना पहले सीन आ जाएगी, एक हीरो है जो विलन के सर पर बंदूक ताने हुआ है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, वहां से शुरू होती है स्टोरी। फिर उसके बाद फ्लैशबैक में जाते हैं कि क्यों मार रहा है। ठीक है, यानी कि पहले लास्ट वाला दिखा दिया, फिर उसके बाद हम लोग पहले में जाते हैं, पहले ये हुआ था फिर ये हुआ था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन लिनियर। ठीक है, इट्स नॉट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, पहले 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, या फिर कभी कभी होता है 2 आ जाए, फिर 3 आए, फिर 1 आए। कुछ ऐसे इरेगुलर तरीके से आ जाते हैं सीक्वेंसेस, इसको बोलते हैं हम लोग प्लॉट। आई होप यू अंडरस्टूड नो प्लॉट एज वेल। प्लॉट आ गया। अब उसके बाद N4 होता है नैरेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नैरेटर मतलब जो स्टोरी को नैरेट करते हैं, जो स्टोरी को सुनाते हैं, यानी कि स्टोरी टेलर को हम नैरेटर बोलते हैं। ये क्यों जरूरी हमारा एलिमेंट है स्टोरी का? क्योंकि यही तो है जो पूरे स्टोरी को अच्छी तरीके से अपने ऑडियंस के साथ शेयर करता है, ऑडियंस के साथ बताता है। अ नॉर्मल स्टोरी टेलर टेल्स, whereas a pro storyteller shows the story। एक नॉर्मल स्टोरी टेलर स्टोरी को सिर्फ बताते हैं, बल्कि एक प्रो स्टोरी टेलर स्टोरी को दिखाते हैं। स्टोरी को दिखाने का मतलब ये है कि आपको स्टोरी कुछ ऐसे बतानी है ताकि आपकी ऑडियंस आसानी से उस स्टोरी को इमेजिन कर सके, आसानी से उस स्टोरी को विजुअलाइज कर सके, आसानी से उस स्टोरी को अपने दिमाग के अंदर पिक्चराइज कर सके, उसको देख सके। और ऐसा करने के लिए हमारी लैंग्वेज सिर्फ काम नहीं आती, हमें लैंग्वेज के साथ साथ अपनी पैरा लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। वी हैव टू यूज द पैरा लैंग्वेज एज वेल। नाउ व्हाट इज द पैरा लैंग्वेज? ये पैरा लैंग्वेज क्या है भैया? ये पैरा लैंग्वेज क्या है? पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज इज नथिंग बट द नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। ये कौन सा एस्पेक्ट है? नॉन वर्बल एस्पेक्ट, नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ये नॉन वर्बल एस्पेक्ट होता है। नॉन वर्बल एस्पेक्ट का मतलब हो गया कि इसके अंदर नो वर्ड्स, कोई भी शब्द नहीं होंगे, फिर भी हमें ये मदद करता है कि स्टोरी को अच्छी तरीके से समझा पाए, अपनी बात को अच्छी तरीके से लोगों तक डिलीवर कर सके। ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज़ करना है हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज का। वी हैव टू यूज़ अवर बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। और पूरी बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी हमें क्या इंपॉर्टेंट यूज़ करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव टू यूज़ द आई कॉन्टैक्ट। क्योंकि जब आप नज़रें मिला के लोगों को बताते हो ना स्टोरी, जैसे कि बहुत ही घना जंगल था, मेरी तरफ एक शेर आ रहा था, मेरी धड़कनें तेज हो रही थी, मेरी आंखें ना लोगों से मिलती रहेंगी, क्योंकि लोग जब आंखें मिला के सुनते रहते हैं वो हमारे साथ हिप्नोटाइज हो रहे हैं, राइट? और वो इमोशन में जाते रहेंगे, बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर पाएंगे और वो इमोशन फील कर पाएंगे। और क्योंकि हम चाहते भी कि हमारी ऑडियंस हमारी स्टोरी को फील कर सके, दैट्स इट। इसलिए आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ आप अपने इसके अंदर हैंड जेस्चर यानी कि HG का इस्तेमाल भर भर के करेंगे। हैंड जेस्चर्स, हाथ को क्लोज करके स्टोरी बताने में मज़ा नहीं आएगा। यू हैव टू यूज़ योर हैंड्स, हाथ का खूब इस्तेमाल करेंगे। द पर्सन वॉज कमिंग टुवर्ड्स मी, आई वेंट देयर एंड आई सॉ दैट इट हैपेंड विद मी। थोड़ा सा हाथ ओपन करके हम स्टोरी को नैरेट करते हैं ताकि स्टोरीज जिंदा लगे, राइट? स्टोरीज जिंदा रखने के लिए हमें अपने हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करना है, राइट? Take pauses as well with the hand gesture. So eye contact, hand gesture, and in this facial expression is most important.
चेहरे का हाव भाव बहुत ही ज़रूरी है आपके पैरा लैंग्वेज के अंदर, यानी कि बॉडी लैंग्वेज के अंदर। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब कि चेहरे पर वो भाव। अगर आप कोई गुस्से की बात कर रहे हो तो चेहरे पर गुस्सा नजर आना चाहिए। अगर आप कोई इमोशनल बात कर रहे हो तो चेहरे पर इमोशन आ जाना चाहिए। अगर आप कोई फनी बात कर रहे हो तो चेहरा हंसने लग जाना चाहिए। अगर आप कोई सीरियस बात कर रहे हो तो चेहरे पर एकदम सीरियस वाला फेस होना चाहिए। तो ये होता है फेशियल एक्सप्रेशन। ये होता है फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फेशियल एक्सप्रेशन करो, हैंड जेस्चर करो, आई कांटेक्ट करो। और इसके अंदर और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, वो है हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वॉइस मॉड्यूलेशन। ये करोगे ना तो लोग आंखें बंद करके भी उस चीज़ को विजुअलाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द पिच, पॉज, वॉल्यूम एंड टेम्पो ऑफ द वॉइस। ठीक है, ये प्रोसेस है एक तरीके का, ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग क्या क्या एडजस्ट करते हैं इसके अंदर? हम पॉज को एडजस्ट करते हैं, द पॉज, द पिच एंड द टेम्पो, द वॉल्यूम ऑफ द वॉइस। ये चीज़ें हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, इसको वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं करोगे तो आपकी जो स्पीच लगेगी ना, डेड लगेगी। कहता है कि जब तक आपकी हार्ट बीट चलती है तो कुछ ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, राइट? ऐसे बनता है, और जैसे ये फ्लैट होता है तो डेड इंसान हो जाता है। नाउ द पर्सन इज नो मोर, इसमें अलाइव होता है। यानी कि आपके वॉइस के अंदर ये मॉड्यूलेशन होते रहना चाहिए, एक अप एंड डाउन होनी चाहिए, तभी स्टोरी सुनने में मज़ा आ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर पॉज, पिच, टेम्पो, वॉल्यूम सबको मैनेज करना अच्छे तरीके से। पॉज क्यों लेते हैं? क्योंकि पॉज जब आप लेते हो ना, लोगों को टाइम मिल जाता है। पीपल गेट द टाइम टू थिंक एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन। जो भी बोलोगे उसको वे फील कर पाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे। अगर पॉज नहीं लेंगे, धड़ाधड़ बोलते रह जाएंगे तो लोग उसको इमेजिन नहीं कर सकेंगे, और इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो फील नहीं कर पाएंगे, और फील नहीं कर पाएंगे तो कोई स्टोरी का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, जब भी आप स्टोरी बताओ तो धीरे धीरे से पॉज ले करके। ठीक है, जैसे ही मैं आपको स्टोरी नरेट करता हूँ। एक बार एक जंगल था, उस जंगल में दो भाई रहते थे। एक भाई को बहुत ही प्यास लग गई और इधर उधर पानी की तलाश करने लगा, लेकिन उसको कहीं पे पानी नहीं मिला। लगभग 2 घंटे के बाद, अब मैं पॉज ले रहा हूँ, अब 2 घंटे के बाद आप सोचोगे क्या हुआ? पानी मिल गया, या फिर भाई मर गया, या फिर भाई बेहोश हो गया, है ना? ढेर सारे माइंड के अंदर कन्फ्यूजन्स आएंगे, बहुत सारे सवाल बनने लग जाएंगे, और उसी टाइम पे मुझे पॉज लेना है ताकि आप और भी क्यूरियस हो सको उसको जानने के लिए। बचपन में क्या होता था कि मम्मी जब मुझे कहानी सुनाती थी, स्पेशली मम्मी या फिर नानी, तो वो लोग क्या करती थी कि कहानी के कुछ ऐसे पोर्शन पे पॉज ले लेती थी जहाँ पर मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता था कि मम्मी हुआ क्या आगे, नानी हुआ क्या आगे, वहीं पे पॉज लेते थे। तब अगर आप भी ऐसे ही पॉज लेते हो, उस जगह पे पॉज लो जहाँ पे लोग ज़्यादा क्यूरियस होने वाले हैं, उसको जानने के लिए कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आगे क्या होता है वो जानने के लिए, वहाँ पे ज़रूर पॉज लो, अपनी ऑडियंस को क्यूरियस कर दो, फिर उसका आंसर दो, फिर क्या हुआ। ठीक है, तो पॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द पिच इज़ द शार्पनेस इन द वॉइस। आवाज़ के अंदर जो शार्पनेस होती है उसे पिच बोलते हैं, द पिच ऑफ द वॉइस। ये भी बहुत ज़रूरी है जब आप कैरेक्टर वॉइस एंड नैरेटर वॉइस कर रहे हो। ठीक है, अब वॉइस को चेंज भी करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर जो वॉइस होती है वो एक तो कैरेक्टर वॉइस होती है, कैरेक्टर वॉइस, एंड एक नैरेटर वॉइस। कैरेक्टर वॉइस का मतलब हो गया कि जो आपके स्टोरीज के अंदर कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज़। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक कहानी का। एक बार एक जंगल था, उस जंगल के अंदर दो भालू भाई रहते थे। एक छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था। एक दिन बड़ा भाई एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था, तभी उसका छोटा भाई दौड़ते दौड़ते उसके पास आया और बोला, ए भाई उठो ना भाई, भाई उठो ना भाई। और अचानक से उसका भाई उठ जाता है और बोलता है, क्या हुआ छोटे, क्या हुआ, इतनी तेज से क्यों चिल्ला रहा है? तब उसका छोटा भाई बोलता है, भाई टकला लड़का अपना सारा जंगल काट रहा है भाई, तुम चलो ना भाई, जल्दी चलो ना भाई, उसको रोको ना भाई। तभी वो भाई बोलता है उसका, ठीक है छोटे, टकला लड़का कहाँ है, मैं उसको मार डालूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये है कैरेक्टर वॉइस एंड नैरेटर वॉइस। मैं इसके अंदर पिच भी चेंज कर रहा हूँ और वॉइस भी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैरेक्टर वॉइस और नैरेटर वॉइस। नैरेटर मतलब होता है जो स्टोरी टेलर की आवाज़ है, जैसे मेरी आवाज़। मैंने बोला कि एक बार एक जंगल था, उस जंगल में दो भाई रहते थे, ये मेरी आवाज़ है। और जब भाई बोलेंगे ना तो उनकी आवाज़ को हम कैरेक्टर वॉइस बोलते हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार एक सुनसान सी जगह थी, सुनसान सा सड़क था, जिस सड़क पर से एक बूढ़ी महिला लकड़ी का गट्ठर लेकर जा रही थी। उसके सर से पसीने की बूंदें टपक रही थी। और उसी वक्त एक लड़के ने, छोटे से लड़के ने देखा और उसने सोचा कि इस बूढ़ी औरत की मदद करते हैं। और वो छोटा लड़का उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और कहता है,
अब जो कहेगा वो कैरेक्टर वॉइस है। वो छोटे बच्चे की आवाज़ बनाने के लिए आपको पिच को थोड़ा हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उसकी पिच हाई होती है और बच्चों की भी पिच हाई होती है, ठीक है। पिच का मतलब शार्पनेस हो गया। जब हाई पिच रखोगे तो आवाज़ पतली हो जाएगी और लो पिच रखोगे तो आवाज़ मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चे की आवाज़ आता नहीं, बच्चे की आवाज़ में हमें क्या करना है, पिच को हाई करके बोलना है। जैसे दादी दादी, या फिर जैसे बना दादी सुनिए ना दादी, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं आपके इस गट्ठर को आपके घर तक पहुँचा सकता हूँ। फिर दादी बोलने वाली है। फिर उसके बाद दादी ने कहा, उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम इसका बोझ नहीं उठा सकते। फिर छोटे लड़के ने कहा, दादी आप चिंता ना करें दादी, मैं पहुँचा दूंगा। अब देख रहे हो ये क्या हो रहा है, मैं वॉइस को भी चेंज कर रहा हूँ, पिच को भी चेंज कर रहा हूँ, कैरेक्टर वॉइस नरेटर वॉइस को डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूँ। तो आपको स्टोरी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा और अच्छी तरीके से आप इमेजिन कर पाओगे और समझ पाओगे। अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपकी भी ऑडियंस अच्छी तरीके से समझ पाएगी और फील कर पाएगी इमोशन को। एंड टेम्पो का मतलब होता है स्पीड ऑफ द वॉइस, ठीक है। आपकी जो वॉइस की स्पीड है, आपके जो वर्ड पर मिनट आ रहे हैं, वर्ड पर सेकेंड आ रहे हैं, वो कितने तेजी से ले जा रहा है, वो टेम्पो होता है। तो ज़्यादा फास्ट भी नहीं ले जाना। एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि जब तक आप अपने आवाज़ में वॉल्यूम नहीं रखते हो तब तक वो लगता है कि झूठ बोल रहे हो आप, ठीक है। जैसे आप वॉल्यूम रखते हो तो पता चलता है कि बच्चा सच बोल रहा है। तो स्टोरी टेलिंग में अपनी आवाज़ को तेज बोलने का, ठीक है। एक बार एक जंगल था, उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। शेर जंगल का राजा। अब आवाज़ तेज करके वही चीज़ अगर धीरे धीरे बोलोगे, एक बार एक जंगल था, उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, शेर जंगल का राजा, तो उसी बात की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। दैट्स वाई हैव दी हायर वॉल्यूम। एक हायर वॉल्यूम रखें और वॉल्यूम को भी मैनेज करते रहे। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा हायर वॉल्यूम रखेंगे, कभी कभी हायर वॉल्यूम, कभी कभी एकदम लोअर वॉल्यूम